तुम्हारे बाप का घर नहीं। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा जिसे हम सदी के महानायक के रूप में जानते हैं। विजय दीनानाथ चांद पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ चांद, माँ का नाम सुहासिनी चांद। 1970 और 80 के दौर में सबकी छुट्टी करके एंग्री यंग मैन के नाम से हिंदी सिनेमा में टहलका मचाने वाले वो एक्टर जिन्होंने अपने 60 साल तक राज किया और हिंदी सिनेमा में वो सब कुछ करके दिखाया जो दूसरों के लिए नामुमकिन था। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो। फिर इलाहाबाद के जाने माने कवि हरिवंश राय बच्चन के घर इनका जन्म हुआ। ये वो शख्सियत है जिनकी फिल्मों में शुरुआत भले ही निराशाजनक रही, लेकिन फिर फिल्मों में इन्होंने जो कामयाबी हासिल की उसका मुकाबला आज तक कोई भी एक्टर नहीं कर पाया और ये आज भी फिल्मों में उसी ईमानदारी से काम करते नजर आते हैं। नो योर ऑनर, उससे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना, नो मीन्स नो। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मी दुनिया के इस शहंशाह ने इस कामयाबी को हासिल करने के लिए असल जिंदगी में जिन जिन लोगों से मदद ली उनमें से ज्यादातर लोगों से इन्होंने अपना काम होने के बाद रिश्ता तोड़ दिया और उनके बुरे वक्त में भी कभी उनके काम नहीं आए। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। हाँ, क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इन्होंने तो खुद के सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने इनके एक्टर बनने से लेकर सुपरस्टार बनने और बिजनेस खड़ा करने में भी इनका पूरा साथ दिया। और जब उनकी गरज खत्म हुई तो अमिताभ ने उनसे भी रिश्ता तोड़ दिया और कई सालों तक उनसे बात भी नहीं की। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? और क्या आप यकीन करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री में भले कोई इनका सीनियर रहा हो या फिर दोस्त रहा हो या चाहे इनकी प्रेमिकाएं रही हो या फिर राजनीति में इनको सत्ता का सुख दिलवाने वाले इनके पॉलिटिकल साथी रहे हो, लगभग सभी ने इनके एहसान फरामोश होने की बात कही और इनके इस बर्ताव से काफी हद तक नाराज हुए। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। दुनिया के लिए आइडियल कहे जाने वाले इस सुपरस्टार पर आखिर क्यों इतने सारे लोगों को धोखा देने का आरोप लगा और क्यों इनके करीबियों ने भी बहुत बार इनके लिए बुरा भला कहा? आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया। इनसे जुड़ी हर कहानी आपको हम बताएंगे, बस आप यूं ही आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देख रहे हो मुंबई बॉलीवुड। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे फेमस सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बारे में। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। तो दोस्तों, आज हम इनके स्टारडम, इनके किसी चैरिटी या इनकी कोई फिल्म, इनमें से किसी भी चीज़ों के बारे में बातें नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ उन कहानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ये दावा किया है कि अमिताभ बच्चन एक एहसान फरामोश शख्स है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई, चलिए जानते हैं। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। कहते हैं कि अमिताभ से धोखा खाने वालों के लिस्ट में फिल्मी दुनिया के कई लोगों के नाम हैं जिन्होंने बुरे वक्त पे अमिताभ की मदद की, लेकिन जब अमिताभ का वक्त आया तो अमिताभ ने उन्हें या तो डिच कर दिया या फिर उनके एहसानों का सिला नहीं दिया। आज जितनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। इनमें एक नाम है मशहूर आर्टिस्ट और डायलॉग राइटर कादर खान का। उनके निधन के बाद उनका एक पुराना इंटरव्यू वायरल हुआ। उस क्लिप में कादर खान ने यह बताया था कि उन्हें एक फिल्म से सिर्फ इसीलिए बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अमिताभ बच्चन को सर कहकर संबोधित नहीं किया था। मैंने कहा यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ हाँ, वी कॉल हिम सर जी। तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद कादर खान को खूब अपमान और परेशानियों का सामना भी करना पड़ा
और आगे उन्हें अमिताभ बच्चन की किसी भी फिल्म में काम करने या डायलॉग लिखने का मौका नहीं दिया गया, जिसके पीछे अमिताभ ही थे। इस लिस्ट में अगला नाम है जाने माने फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का। उन्होंने जंजीर फिल्म में अमिताभ को वो मौका दिया जिससे इनके करियर की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला थमा और उनकी गिनती वास्तव में एक एक्टर के तौर पर होने लगी। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। लेकिन फिर अमिताभ इतने आगे बढ़ गए कि महानायक बन गए और जिन्होंने इन्हें जंजीर में मौका दिया उसी प्रकाश मेहरा से इनके संबंध खराब हो गए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब अमिताभ ने उनका फोन उठाना भी बंद कर दिया। मैंने बड़े बड़े मुजरिमों को टूटते देखा है। मैं 1000 साल तक तुमसे पूछता रहूंगा और तुम्हें बताना होगा। इससे पहले सुनील दत्त साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने अमिताभ को साल 1971 में अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में वहीदा रहमान के बराबर का रोल दिया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसी फिल्म के बाद बाकी के कुछ फिल्म मेकर्स ने भी अमिताभ को अपनी फिल्मों में कास्ट करना शुरू किया, जिससे इनके करियर की गाड़ी आगे बढ़ी। लेकिन फिर क्या हुआ, अमिताभ के रिश्ते सुनील दत्त साहब से भी खराब हो गए। चलिए अब इससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं। जानकार बताते हैं कि जब कोलकाता से अपनी नौकरी छोड़कर अमिताभ फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आए थे तो कई रातें मुंबई के मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर गुजारी थी। पर इसी एक्टर को रहने के लिए एक्टर महमूद ने पनाह दी। इतना ही नहीं, महमूद ने 1972 में अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को एज अ लीड एक्टर कास्ट भी किया और इनके करियर को पटरी पर लाने के लिए भरपूर कोशिश की। लेकिन अमिताभ ने उनका भी कोई एहसान नहीं माना और जब महमूद को जरूरत पड़ी तो अमिताभ ने अपना पल्ला झाड़ लिया। भाई साहब, आप तमीज से बात नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपसे कितनी तमीज से बात कर रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस सीट का पैसेंजर कहाँ है। भाई साहब, अब तक आपने मुझसे इतने प्यार से बात ही नहीं किया। महमूद ने तो खुलकर अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही भी थी कि एक तरह से वो अमिताभ के सेकंड फादर बने थे। लेकिन बुरे वक्त में अमिताभ ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया। महमूद कहते थे, अमिताभ, जो तुमने मेरे साथ किया और किसी के साथ मत करना। मेरे बाद वफा का धोखा किसी और को मत देना। लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाएगा। और जब अमिताभ ने महमूद साहब से ही कोई मतलब नहीं रखा तो भला उनके बेटे से क्या रखते। इसीलिए जब महमूद साहब के बेटे लक्की अली ने 90 के दशक में अपने एक म्यूजिक वीडियो सॉन्ग की लॉन्चिंग में अमिताभ से मदद मांगी तो अमिताभ ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। तब अमिताभ के प्रोडक्शन हाउस ABCL से लक्की थोड़ी हेल्प चाहते थे। उनकी कहानी शुरू हुई जब वो मुंबई आए, सड़कों पर सोते थे तो अपने घर में महमूद ने रखा ही नहीं बल्कि पहली फिल्म बनाई बॉम्बे टू गोवा अरुणा ईरानी जी के साथ। पहले निर्देशक थे एस रामानाथन। या एस रामानाथन अपनी जमानत फिल्म को पूरा करने के चक्कर में उनके बंगला का चक्कर काटते काटते मर नहीं गए। क्या महमूद का यूट्यूब अब भी जीवंत नहीं है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमिताभ, तुमने मेरे साथ जो किया और किसी के साथ नहीं करना। महमूद के बाद फिर नाडियाडवाला के बाद अमजद खान के बाद मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, जादूगर और तूफान का झगड़ा, और उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के साथ कभी भी फिल्म में काम न करने का निर्णय। चलिए अब इनके सगे छोटे भाई को इनसे मिले धोखे की भी बात कर लेते हैं। बताया जाता है कि अमिताभ के एक्टिंग करियर की शुरुआत का क्रेडिट काफी हद तक इनके भाई अजिताभ बच्चन को जाता है, जिन्होंने अमिताभ की फोटोज को प्रोड्यूसर्स के पास भेजना शुरू किया था और फाइनली ये सिलेक्ट हुए थे। आगे चलकर अजिताभ अपने एक्टर भाई के मैनेजर बन गए और इनके रुपये पैसे फिल्में करने और छोड़ने का फैसला लेना सब कुछ देखने लगे। लेकिन जब अमिताभ ने पॉलिटिक्स का रुख कर लिया तो नाराज होकर अजिताभ लंदन चले गए और पत्नी के साथ मिलकर वहां अपना बिजनेस खड़ा किया। लेकिन जब बोफोर्स स्कैम में अमिताभ बच्चन का नाम आया तो इसका बुरा असर अजिताभ के बिजनेस पर भी पड़ा और उन्हें लंदन छोड़कर बेल्जियम जाना पड़ा। हालांकि बाद में रिश्ते सुधरे और आगे चलकर जब अमिताभ ने अपनी कंपनी ABCL खोली तो उसमें अजिताभ को भी पार्टनर रखा। लेकिन कुछ ही साल में ये कंपनी भी डूब गई। इस वजह से भी दोनों भाइयों के बीच और दूरी बढ़ गई। और जिस वक्त का
ये मामला है, उस वक्त उनका आर्थिक प्रबंधन उनके छोटे भाई अनुज श्री अमिताभ बच्चन देखते थे। तो उनका पहला बयान आया कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल हुआ है। यह बयान भी थोड़ा सपाट बयान नहीं था। इसका तात्पर्य है कि कुछ है दाल में काला, कि हमारे नाम का इस्तेमाल हुआ होगा लेकिन हम इससे भीगे नहीं हैं। कहा जाता है कि उस समय सिर्फ पिता हरिवंश राय बच्चन के सामने ही दोनों भाई एक दूसरे से बात करते थे और उनके निधन के बाद खटास इतनी बढ़ गई कि भाइयों में बातचीत भी बंद हो गई। फिर तो घर के बड़े फंक्शंस में भी सगे भाई अजिताभ शामिल नहीं होते थे। फिर काफी बाद में साल 2012 में ये दोनों साथ दिखे। वो मेरा भाई है और आइंदा उसके बारे में से बात की थी तुम्हारी जबान खींच लूंगा। इनके करीबी जानने वाले बताते हैं कि रिश्ते की कड़वाहट में अमिताभ ही ज्यादा कसूरवार थे, जिन्होंने हमेशा अपने भाई से सिर्फ फायदे ही लिए। और इनके स्टारडम का फायदा भले अजिताभ को नहीं मिल सका, लेकिन अमिताभ के वजह से उन्हें कई बार नुकसान जरूर झेलना पड़ा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अमिताभ बच्चन के बहुत करीबी दोस्त रहे अमर सिंह का, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अमिताभ बच्चन के लिए तब नए रास्ते खोले थे जब अमिताभ को वास्तव में मदद की बहुत जरूरत थी। लेकिन कुछ सालों बाद अमर सिंह से भी अमिताभ के रिश्ते खराब हो गए। फिर एक बार अमर सिंह ने अमिताभ पर अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए बीबीसी से एक खास बातचीत में कहा, अमिताभ को मैं अपने परिवार का मानता था। मैंने बुरे वक्त में उनकी मदद की, लेकिन उन्होंने बुरे समय में मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनके परिवार ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया और अमिताभ ने ऐसा केवल मेरे साथ ही नहीं किया, बल्कि गांधी परिवार के साथ भी किया। अमिताभ बच्चन के 3 पीढ़ियों के संबंध गांधी परिवार के साथ थे, जो कि अब नहीं रहे। लेकिन अमर सिंह ने सिर्फ अमिताभ ही नहीं बल्कि जया बच्चन को लेकर भी कई खुलासे किए। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ ने कहा कि जो आचरण जया बच्चन ने आपके साथ किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं कि जया को राजनीति में ले जा रहे हैं। वो स्थितिप्रज्ञ महिला नहीं है, वो अपनी किसी एक बात पर कायम नहीं रहती है। अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ ने जया के कई उटपटांग कारनामे गिनवाए और अपनी पत्नी के लिए बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला। अमर सिंह ने आगे कहा कि अमिताभ ने कभी खुशी कभी गम के सेट पर सार्वजनिक रूप से जया बच्चन द्वारा की गई अपनी बेइज्जती का भी जिक्र किया और इस घटना के बाद उन्होंने कसम खाई कि वो उनके साथ कभी अभिनय नहीं करेंगे। मेरा पति पति सिर्फ पति, परमेश्वर नहीं। नंदिनी, अमर सिंह के मुताबिक अमिताभ बच्चन एक अलग घर प्रतीक्षा में रहते हैं, जया बच्चन एक अलग घर में रहती है और अभिषेक बच्चन अपने पत्नी और बेटी के साथ एक तीसरे घर में अलग रहते हैं। यानी एक छोटे से परिवार के 3 लोग 3 जगह रहते हैं। ये बात जग जाहिर है जिसे पूरी मुंबई जानती है। फिल्मी गलियारे के एक्सपर्ट्स बताते हैं, जब अमिताभ बच्चन चौतरफा कर्ज में डूबे हुए थे तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून से हेल्प मांगी, लेकिन तब किसी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। उस वक्त यश चोपड़ा ने इनकी मदद की, जिसे अमिताभ ने भी कई बार बताया था। लेकिन अमर सिंह ने इन दोनों को लेकर भी एक और दावा किया और कहा कि मुझे याद है कि मोहब्बतें के शूटिंग के बाद अमिताभ आते थे तो यश चोपड़ा की खूब बुराइयां करते थे। वो बड़े दुखी रहते थे कि शाहरुख खान को इस फिल्म में ज्यादा तवज्जो मिल रही है और लगता है कि अब हम दुय्यम दर्जे के नागरिक हैं। इन फिल्म मेकर्स में एक नाम फरहान अख्तर का भी है, जिन्होंने अमिताभ के एटीट्यूड से तंग आकर एक बार कह दिया था, निर्देशक मैं हूं आप नहीं, आप अपने काम से काम रखिए। खैर, इसके अलावा भी अमिताभ पर कई लड़कियों को धोखा देने या उनके साथ बुरा करने का आरोप समय समय पर लगता रहा, जिसमें अपनी पत्नी जया भादुरी को शादी में चिट करने का गंभीर आरोप तो जगजाहिर तो था ही, जिसे अमिताभ सालों तक बेशर्मी से करते रहे। लेकिन इसके साथ ही रेखा और परवीन बॉबी को भी धोखा देने और उनके साथ बदसलूकी करने का आरोप अमिताभ पर लगा। कहा जाता है कि इन दोनों से ही अमिताभ ने लंबे समय तक रिश्ता रखा और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से उन्हें छोड़ दिया। देखो रेखा, तुमने जो कुछ चाहा तुम्हें मिल गया। मैंने भी दिल में दौलत की ख्वाहिश की थी, वो मुझे मिल गई। हम दोनों ने जो चाहा वो हमने पाया। लेकिन हद तो तब हो गई जब पत्नी जया भादुरी को खुलेआम धोखा दे रहे अमिताभ बच्चन ने अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को भी चिट करना शुरू कर दिया और फिल्म
लावारिस में साथ काम कर रही एक ईरानी डांसर्स से इश्क फरमाने लगे। प्रमुखता से ये खबर छापी कि जब अमिताभ बच्चन के इस अफेयर के बारे में रेखा ने उनसे एक दिन सवाल पूछ लिया तो अमिताभ बच्चन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और लावारिस फिल्म के ही सेट पर सबके सामने उन्होंने गुस्से में रेखा को थप्पड़ जड़ दिया। आपको ये कहानी विस्तार से आज भी कई बड़े न्यूज पोर्टल पर मिल जाएगी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी तुम चुप नहीं रहे। हाँ तो जाओ ना, जाओ गले में हाथ डाल के रंजीत मलिक के साथ डांस करो और करो भी जो करती हो। जबान संभाल कर बात करो। यानी अमिताभ तब शायद खुद को इतना बड़ा स्टार समझने लगे थे जो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है और कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? बता दें कि इस धोखे वाले मुद्दे पर अमिताभ ने एक इंटरव्यू में भी इसी तरह अपना आपा खो दिया था। इस बात का खुलासा पत्रकार कर्ण थापड़ ने अपनी किताब डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी में किया है, जिसमें कर्ण थापड़ ने बताया था कि जब अमिताभ से इंटरव्यू में इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पूछा गया तब ये काफी ज्यादा भड़क गए थे। अमिताभ बच्चन के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी परवीन बॉबी ने साल 1989 में अमिताभ बच्चन पर इल्जामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े गैंगस्टर है और उनके गुंडों ने मुझे किडनैप करके एक सुनसान टापू पर रखा था जहां पर मेरे कानों के पीछे ऑपरेशन करके एक ट्रांसमीटर लगा दिया गया था। परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया जिसमें दावा किया कि अमिताभ उन्हें जान से मरवा देंगे। हालांकि कोर्ट में साबित ना होने की वजह से इस मामले में अमिताभ बच गए थे और बाद में परवीन बॉबी को मानसिक रूप से बीमार करार देकर उनके दावे को हल्का कर दिया। हालांकि परवीन को वास्तव में कोई मानसिक बीमारी थी या उनके बातों में कुछ सच्चाई थी, ये अब कहना मुश्किल है, जिससे इस पार्टिकुलर केस में अमिताभ को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। तो सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि कुछ लोगों का करियर बर्बाद करने या उन्हें फिल्म से बाहर करवाने के आरोप भी अमिताभ पर लगे। 90 के दशक में स्टार टीवी पर अमूल इंडिया नाम से एक शो आता था जिसमें एक्ट्रेस पूजा बेदी ने एक बार अमिताभ का इंटरव्यू लिया। इसमें मजाक मजाक में उन्होंने अमिताभ से इनके बालों और दाढ़ी के अलग अलग कलर को लेकर एक सवाल पूछ लिया। इस पर अमिताभ बच्चन भड़क गए। उन्होंने घर जाने के बाद चैनल हेड को फोन किया और इस एपिसोड के टेलीकास्ट पर ही रोक लगवा दी। इतना ही नहीं, चैनल पर दबाव डालकर अमिताभ ने पूजा बेदी को उस शो से भी बाहर करवा दिया। ये पूरी घटना खुद पूजा बेदी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी और साथ ही अमिताभ को बिग बुली बुलाते हुए एक लंबा चौड़ा ओपन लेटर भी लिखा था जिसमें कहा था कि मैंने आपसे ऐसा क्या पूछ लिया कि आप नाराज हो गए। आपसे ना मैंने बोफोर्स स्कैम के बारे में पूछा, ना बीसीएल के बारे में पूछा और ना ही आपके अफेयर्स के बारे में पूछा। मैंने तो सिर्फ बालों के डाई के बारे में पूछा था जिसके कारण आपने मेरा इंटरव्यू रुकवा दिया। इसमें एक नाम शामिल है शक्तिमान और महाभारत सीरियल फेम मुकेश खन्ना का, जिन्होंने 80 के दशक में एक विज्ञापन में काम किया था जो बहुत फेमस हो गया। उस एड को फिर थिएटर में फिल्मों के बीच में चलाया जाने लगा। मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दफा जब अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने थिएटर में और वो एड चलने लगा तो काफी नाराज हो गए और कहा कि साला कॉपी करता है। दरअसल ये बात मीडिया में फैल गई और मुकेश खन्ना के हाथ से कई फिल्में छीन गए और लोगों ने उन्हें ये कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया कि ये तो अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। इसी तरह 1980 के दशक में अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा किस्सा रहा। दरअसल तब इन दोनों एक्टर ने कई फिल्मों में साथ काम किया था। कहा जाता है तब अमिताभ शत्रुघ्न सिन्हा के फिल्म में होने से असुरक्षित महसूस करने लगे थे, जिसके कारण उन्होंने कई फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा के रोल को कटवा दिया। एक बार तो अमिताभ ने शत्रुघ्न सिन्हा की जमकर पिटाई भी कर दी, जिसका खुलासा खुद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में किया है। इसी तरह राज बब्बर ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमिताभ ने उन्हें रमेश सिप्पी फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से बाहर करवा दिया गया था, जिससे उनके करियर को बड़ा नुकसान हुआ। राज बब्बर के मुताबिक अमिताभ को चाले चलने और फिल्म मेकर्स को ब्लैकमेल करके फिल्में हासिल करने में महारत हासिल था। ये तो कुछ चर्चित कहानियां थीं जिनकी चर्चा हमने अपने आज के एपिसोड में की।
इसके अलावा भी कई छोटे बड़े आरोप अमिताभ बच्चन पर समय समय पर लगते रहे और अमिताभ अपने करीबियों के कंधों पर पैर रखकर ऊंचाइयां चढ़ते रहे। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते हम ये नहीं कह सकते कि अमिताभ ने अपनी जिंदगी में किसी की मदद नहीं की होगी या किसी के साथ कुछ अच्छा नहीं किया होगा, जरूर किया होगा, लेकिन इनके 6 दशक के करियर में इनसे जुड़े ये नकारात्मक किस्से उन अच्छे कामों पर हावी रहे जिनकी चर्चा हमने आज के इस एपिसोड में की। हमारा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं, बल्कि ये बताना है कि जिन्हें करोड़ों लोग अपना आइडियल मानते हैं, उनकी ये ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के सामने एक मिसाल पेश करे, वरना गलतियां तो हर इंसान करता है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा वो भी लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।